Hello friends, welcome to my channel is lesson for you. Friends, CTET, यूपी टेट और अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित मेरे वीडियोस की सीरीज में आज के वीडियो का टॉपिक है वर्ण या ध्वनि विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें पहला ही प्रश्न है, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? शब्द, स्वर, व्यंजन या वर्ण? तो इसका आंसर है डी, वर्ण। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होता है, वर्ण या अक्षर। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए आ, ई उ या अंग और अह? तो इसका आंसर होगा डी, अंग और अह अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 2, 4, 6 या 7? तो इसका आंसर है बी, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 होते हैं। इन मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ये हैं ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ऋषि। ये मूल स्वर हो या ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके अलावा 7 दीर्घ स्वर होते हैं जो हैं आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ तथा औ। फ्रेंड्स, इन स्वरों के वर्गीकरण या और व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित मैंने वीडियोस बना के डाली हुई हैं अपने चैनल पर। आप वहां जाके इनके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्दों को, शब्द समूह को, ध्वनि को या अखंडित ध्वनि को? तो वर्ण कहते हैं अखंडित ध्वनि को, ऐसी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जो वर्ण दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, अक्षर या वर्ण? तो इसका आंसर है बी, जो वर्ण दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और अगर लिखते समय व्यंजनों को स्वर रहित लिखा जाए तो उन्हें हलंत लगाकर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर या स्वतंत्र ध्वनि? तो इसका आंसर होगा ए, स्वर। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हल, अच, मूर्धन्य या प्लुत? तो स्वरों को अच नाम से जाना जाता है। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न भी एक बार टेट में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है। स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर, 26, 30 या 36? तो हिंदी में मुख्य रूप से या मूल स्वर 11 होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे 13। 11 मूल स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह अंग और अह को मिलाकर कुल 13 स्वर होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 13 नहीं दिया हुआ है, 11 ही संख्या दी हुई है, तो आप 11 को लगा देंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में मूलभूत स्वर कितने हैं या कुल स्वर कितने हैं, कुल मूल स्वर कितने हैं, किसी भी तरह से मूल स्वर करके पूछ लिया जाए तो यहाँ पे अगर संख्या 11 दी गई है तो आप 11 लिखेंगे। और अगर पूछा जाए कुल कितने स्वर हैं और अगर 11 और 13 दोनों संख्या दी गई हो तो आप वहां पर 13 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कुल स्वर मिलाकर 13 होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 10, 16, 22 या 33? तो हिंदी में व्यंजन होते हैं 33। और अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, तो भी उसका आंसर यही होगा, 33 मूल व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स, श, स और ह व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी,
सॉरी, यहाँ पर सी और डी का ऑप्शन अलग अलग हो गया है, ये एक ही है, स्पर्श संघर्षी और डी में आता इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का आंसर होगा बी, संघर्षी। स, श, स और ह संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं और साथ ही इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण? तो इसका आंसर होगा सी, क्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण वो वर्ण होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो क्ष ध्वनि यहाँ पर क और श के मेल से बनी है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण है। प्रश्न नंबर 12 है, अनुनासिक अक्षर कौन से होते हैं? नाम, ण, ज्ञ, आय या अण और आय? तो इसका आंसर होगा डी, अण और आय अनुनासिक अक्षर होते हैं। ये अक्षर पंचमा अक्षर होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के, उन 5 वर्गों के अंतिम अक्षर 5वें अक्षर अनुनासिक होते हैं। तो ये अण और आय वो ही पंचम वर्ण है। प्रश्न नंबर 13 है, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ज्ञ, त्र, क्ष, बी है स, श, स और ह, सी है य, र, ल, व और डी है च, छ, ज, झ। तो यहाँ आंसर होगा बी, स, श, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और इनको जितने भी ये ऊष्म व्यंजन होते हैं ये सभी महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण या 5 वर्गों में आने वाले वर्ण? तो इसका आंसर होगा डी, 5 वर्गों में आने वाले सभी वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। अब स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? जो वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो जो भी 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उन सभी वर्गों के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इन सभी व्यंजनों के उच्चारण स्थान और इनकी जो विशेषताएं उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनसे संबंधित वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? 4, 5, 6 या 8? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ग संख्या 5 होती है और 5 वर्ग होते हैं, तो कुल मिलाकर 5 वर्गों में व्यंजन होते हैं 25। प्रश्न नंबर 16 है, अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं? य, र, ल, व, अंग, अह, स, श, स, अ, ई, उ? तो इसका आंसर होगा ए, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। इन्हें अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों को ना तो स्वरों में सम्मिलित किया गया है, न ही व्यंजनों में। इन्हें स्वरों और व्यंजनों के मध्य माना गया है, बीच का माना गया है, इसलिए ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। या और व अर्ध स्वर कहे जाते हैं, र लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है और ल पार्श्विक स्वर माना जाता है, अंतःस्थ व्यंजन माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह या पुनः में? तो इसका आंसर होगा बी, बी में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जब एक ही व्यंजन 2 बार रिपीट होता है, जैसे दिल्ली में ल 2 बार एक साथ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ए, आ, उ, औ या ए, ई, औ? अब इसका आंसर होगा बी, ए, ओ, औ ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन वाले जितने भी स्वर हैं ये
संयुक्त स्वर हैं। इनमें ए स्वर ह्रस्व ए और ई के संयोग से बना है। दीर्घ ए और ए के संयोग से बना है। ओ ए और ऊ के संयोग से बना है। और औ ए और ओ के संयोग से बना है, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम व द्वितीय, द्वितीय वर्ग, वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ग। तो इसका आंसर है ए, वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। और इसके अलावा वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन सघोष व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो पहले दूसरे अघोष होंगे, तीसरे, चौथे और पांचवे सघोष व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, स्वरों के सिरे पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक, चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु या अनुस्वार। तो इसका आंसर होगा अनुस्वार। स्वरों के सिरे पर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ड, ढ, ण, ढ, त, थ, द, ध। तो इसका आंसर होगा बी, च, छ, ज, झ कोमल तालव्य ध्वनियां हैं। कोमल तालव्य ध्वनियां क्यों हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कोमल तालु है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कोमल तालव्य को टच करती है। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या 53। तो इसका आंसर होगा सी, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर मिलाकर कुल 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, अल्पप्राण। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण होते हैं और वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इन व्यंजनों से संबंधित अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और जितने भी वर्ग हैं वो सभी वर्ग और उनके उच्चारण स्थान से संबंधित एक टेबल बना के डाली है वीडियोस में, जिसमें सभी इनके जो वर्गीकरण हैं कि ये घोष हैं, अघोष हैं, अल्पप्राण, महाप्राण हैं या किसी भी वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है वो एक ही जगह पे है, जिसे इन्हें अलग अलग आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां पर जाकर उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, इन्हें याद करने में बहुत आसान हो जाता है इन्हें याद करना उस टेबल की सहायता से। अब यहाँ प्रश्न नंबर 24 है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा या कंठ। तो इसका आंसर होगा बी, तालु। च वर्ग की ध्वनियां तालव्य होती हैं। च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। प्रश्न नंबर 25 है, वर्ग के प्रश्न नंबर 25 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम, वर्ग के तृतीय, वर्ग के चतुर्थ या वर्ग के पंचम। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ग के पंचम वर्ण। प्रश्न नंबर 26 है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना जाता है? ऊष्म व्यंजन को, अनुस्वार को, अंतस्थ व्यंजन को या अयोगवाह को। तो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माने जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 27 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है
उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतःस्थ या अकारांत? तो इसका आंसर होगा डी। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। इसी तरह जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उन्हें आकारांत बोलेंगे। जिन शब्दों के अंत में ई आएगा उन्हें इकारांत बोलेंगे। जिन शब्दों के अंत में उ आएगा उन्हें उकारांत बोलेंगे। और जिन शब्दों के अंत में री आएगा उन्हें ऋकारांत बोलेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ने की बात होती है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, अंग, अह या ए, ऐ, ओ, औ? तो इसका आंसर होगा डी। ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? क वर्ग के, च वर्ग के, त वर्ग के या प वर्ग के? तो इसका आंसर होगा ए, क वर्ग। क वर्ग के सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, स का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु या मूर्धा? तो इसका आंसर होगा डी। स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फ्रेंड्स, ये थे वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगी, तो आप टच में रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।